आज हम कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड से छठा पाठ प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई, इस निबंध का अध्ययन करेंगे। तो आइए हरिशंकर परसाई जी का परिचय पढ़ लेते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। व्यंग होता है ताना मारना, ताना या उल्हाना या उपहास, व्यंग। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये सभी निबंध संग्रह हैं। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग संग्रह हैं, सभी उल्लेखनीय हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग, कोरी हंसी से अलग, यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। यहाँ निबंध का परिचय दिया गया है। प्रेमचंद के फटे जूते, इस नाम से शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद हैं, जो कि कथा सम्राट हैं, उपन्यास सम्राट हैं, लेखक हैं। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ से निबंध शुरू है। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पांवों में कैनवस के जूते हैं। पांवों में कैनवस के जूते हैं। कैनवस क्या, एक मोटे कपड़ा होता है, मोटे कपड़े के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। सलवे जो हैं वो बेतरतीब, बेढंगे, अच्छे ढंग से नहीं बंधी हुई हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है।
जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। बहुत ही व्यंग शैली का लेखक यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है। हे मेरे साहित्यिक पुरखे, मेरे साहित्यिक पूर्वज, तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज, कृपया तैयार हो, कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, जैसा कि सभी लोग प्राय मुस्कान फोटो खिंचाते समय लेकर आते हैं चेहरे पर। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान। ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। यह कैसा आदमी है, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो ने खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो, निवेदन रहा हो, और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी ट्रेजेडी होती है दुखद बात, दुखद घटना, कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। अर्थात विवाह के लिए जब सगाई जब होती है तो वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र, सुगंधित सेंट चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। बड़ा व्यंग कस रहे हैं परसाई जी। टोपी 8 आने में मिल जाती है। 8 आने, 8 आना बोलते हैं 50 पैसे को, 4 आना बोलते हैं चवन्नी को। और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। आनुपातिक मूल्य होता है अनुपात के हिसाब से जो मूल्य तय हो जाता है। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। विडंबना होती है दुर्भाग्य। ये जो दुर्भाग्य है मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, महान सम्राट, उपन्यासों के सम्राट, युग को बदलने वाले, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है।
यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ लेखक ने प्रेमचंद के जूते और अपने जूते की तुलना की है कि तुम्हारा जो जूता है उसमें से पैर का अंगूठा जो है, उंगली है, वो बाहर है, लेकिन जूता तो मेरा भी खराब है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। मेरे जूते का जो तलवा है वो घिस रहा है। दोनों में अंतर है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, दिखावे को पसंद नहीं करते हो, लेकिन हम जैसे लोग दिखावे पर ही कुर्बान हो रहे हैं। आगे चलते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। जीवनी जीवन गाथा। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है, मेरे हौसलों को हरा देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है यह? प्रश्न चिन्ह लगा है, पूछा जा रहा है। क्या होरी का गोदान हो गया है? गोदान प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है, विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसका पात्र होरी है, नायक उसका होरी है। तो होरी का गोदान हो गया, अर्थात होरी ने क्या अपनी जो इच्छा थी गाय का दान करने की, वो पूरी हो गई है उसकी? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई है? पूस की रात कहानी है, उसमें नील गाय हल्कू का खेत चर जाती है। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है? सुजान भगत कहानी है जिसमें उसका लड़का मर जाता है, क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। बड़ा व्यंग किया है उनकी रचनाओं पर यहाँ। मुझे नहीं लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया है। कफन कहानी है प्रेमचंद की, इसमें माधो जो है कफन लेने जाता है, कफन का कपड़ा लेने जाता है, लेकिन उसकी वो शराब पी जाता है। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? तगादा होता है बार बार पैसे मांगना। बनिए से जब पैसे ले लेते हैं तो वो बार बार तगादा करता है। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। उन्होंने ये कहा, आते जाते पनैया होते हैं जूते घिस गए और हरि का नाम जो है वो बिसर गया, हमारे हाथ से निकला जा रहा है। आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत हैं, तिनको कर वो परे सलाम। कुमनदास जी ने कहा था कि जिनको देखने से दुख उपजता है, दुख पैदा हो जाता है, ऐसे लोगों को अब सलाम करना पड़ रहा है। अर्थात बड़ी विडंबना है, समय का फेर है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। अर्थात ऐसी किसी बुराई को मिटाने बुराइयों को ठोकर मारते रहे, इसलिए बुराइयों से लड़ते हुए तुमने अपना जूता जो है फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, कोई बाधा, कोई मुसीबत, टीला यहाँ बाधा का प्रतीक है, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती हैं।
कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, बाधा थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, घृणा की दृष्टि से देखते हो। उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। जिसे भी तुम घृणा की दृष्टि से देखते हो, समझते हो, उसकी तरफ तुम हाथ की उंगली से नहीं, पैर की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? फोटो में जब वो देखते हैं प्रेमचंद जी को, तब उन्हें लगता है कि वो इसकी उस ओर इशारा कर रहे हैं जिनको उन्होंने ठोकर मारी है। मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवार घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरका कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पांव बच रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। यहाँ जो अपना ये निबंध है